और मैं हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें कुत्तों के व्यवहार और उनके प्रबंधन पर अहम बहस हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों के डर को पहचान लेते हैं, इसलिए कई बार वे काट लेते हैं, और ये बात उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कही। इस पर कुत्तों के पक्ष में दलील दे रहे एक वकील ने असहमति जताई, जिस पर जस्टिस ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि वही याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य द्वारा दिए गए आंकड़ों में नगरपालिकाओं के शेल्टर की सही जानकारी नहीं है, और साथ ही देश में केवल 5 सरकारी शेल्टर हैं, जिनमें प्रत्येक में सिर्फ 100 कुत्तों को रखा जा सकता है। इसलिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिससे कि एनिमल वेलफेयर की ओर एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या फिर शेल्टर भेजने का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा करने से चूहों की संख्या बढ़ेगी, जिस पर कोर्ट ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि क्या फिर बिल्लियां लाई जाए। गौरतलब है कि इस मामले में पिछले 7 महीनों में 6 बार सुनवाई हो चुकी है, और साथ ही नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के साथ ही अस्पतालों, बस स्टैंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाकर तय शेल्टर में भेजने के आदेश दिए थे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आईपीएससी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर कार्यालय पर छापेमारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जांच स्थल पर पहुंची, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ये कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और साथ ही धन शोधन से जुड़े अपराधों की जांच के तहत कर रही है, जहां एक साथ प्रतीक जैन के घर और कार्यालय में दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी उनके पार्टी टीएमसी के आईटी सेक्टर कार्यालय से पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और रणनीति संबंधित जानकारी जबरन इकट्ठा कर रही है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सब केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंशा से हो रहा है। इसके अलावा कोलकाता में टीएमसी के आईटी कार्यालय से फाइलें एक कार में रखा गया, जिससे आसपास सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ईडी ने बताया कि ये छापेमार 6 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ हो रही है, जिसमें फर्जी सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग के साथ ही लेटर घोटाले समेत कई गंभीर मामले शामिल हैं, और इस मामले में पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तूफान ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में चल रहे राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने ई विजिटर पोर्टल्स के साथ ही E0 FIR सिस्टम का भी शुभारंभ किया। साथ ही राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन नंबर या फिर NCRB पोर्टल पर दर्ज होते ही ऑटोमेटिक FIR में यह तब्दील हो जाएगी, जिससे पीड़ितों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न्याय प्रक्रिया और आसान होगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो, वहां के लोगों में शांति और सद्भावना हो, वहां उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां के विकास से लेकर के वो सबसे पहले उस पर निर्भर करता है। किसी राज्य की अगर
अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहां का विकास होगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ उसमें होता है और उसी के आधार पर राज्य बढ़ता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। श्री माधोपुर के गौशाला बाजार स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के पास की कॉलोनी में पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग की समस्या, साथ ही आपको बता दें कि कई दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई के दौरान नालों में बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने से लगातार गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग पीने के पानी के लिए मजबूरन महंगे दामों पर टैंकर मंगवा रहे हैं। उन्होंने आर्थिक व मानसिक परेशानी इस दौरान झेलनी पड़ रही है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि 5 दिन में मिलने वाली नियमित पेयजल सप्लाई में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत विभाग और प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो दूषित पानी से बीमारियां फैल सकती है और इंदौर जैसी घटनाएं दोहराए जाने का खतरा भी बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं पूरे श्री माधोपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर सप्ताह में एक बार मिलने वाली पेयजल सप्लाई में भी गंदा पानी आने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 महीना से पानी खराब आ रहे से, नाली को बिल्कुल नाली जैसो बदबू मारे से, और पानी का टैंकर गिरावा था, कैन भी एक्स्ट्रा गिरावा था। कितना दिन से आ रहे पिछले 2 महीना से? अब डेढ़ महीने से 2 महीने से पानी गंदा आ रहा है नाली का, जैसे नलों में, और हम शिकायत करने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इंदौर में जैसा हाल हुआ यहाँ भी ऐसा हाल हो सकता है। हाँ सर, ये पानी है करीबन 1.5 महीने से गंदा आ रहा है बिल्कुल। और पानी ऐसा आ रहा है जिसकी हद नहीं, पूरा नाली का पानी आ रहा है बिल्कुल। और इस पानी पीने से जैसे बीमारी हो जाएगी, जैसे इंदौर में जैसे कांड हुआ है ना, वैसे हो जाएगा यहाँ पे। और 2-4 बार हमने शिकायत भी कर दी वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे कोई। गंगापुर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 7-8 दिनों से पैंथर की लगातार मौजूदगी देखी जा रही है, जिससे नागरिकों में दहशत का माहौल है। करीब 7 दिन पहले कॉलेज रोड क्षेत्र में रात के समय बाइक सवार पर हमले के बाद अलग अलग स्थानों पर पैंथर देखे जाने की सूचना मिली। बुधवार को खेतों में काम कर रहे हरीश शर्मा ने पैंथर देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और जांच के लिए पैंथर व उसके शावकों के पगमार वहां पर मिले हैं, जिससे स्पष्ट हुआ है कि पैंथर परिवार के साथ क्षेत्र में विचरण कर रहा है। और वन विभाग अधिकारी नारायण सिंह ने बताया है कि लोगों को सतर्क रहने की उनकी ओर से अपील भी की है कि अकेले ना बाहर निकले और दिन में ही खेतों में काम करने, और साथ ही पैंथर दिखने या फिर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग के मोबाइल नंबर 9549993871 पर देने की सलाह दी है। तो वहीं क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खबर राजधानी जयपुर के चोमू इलाके से है, जहां NH-52 पर देर रात घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। चिमरी होटल के पास एक ओवरलोड चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली आगे चल रही कार को चपेट में लेते हुए सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और पेड़ भी टूट गया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ही कम थी, जिससे हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है। गनीमत रखी कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और सभी वाहन सवारों को केवल मामूली चोटें आई है। सूचना मिलते ही चोमू पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया, साथ ही कुछ देर के बाद यातायात को भी सुचारू करवा दिया गया।
राजधानी जयपुर से खबर। जयपुर में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निरीक्षण में जयपुर पश्चिम जिले की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्रकूट इलाके से एक फ्लैट में दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का भांडाफोड़ किया है। मौके पर से पुलिस ने 5 बुकी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध भी किया है। आरोप कार्रवाई के दौरान 15 मोबाइल फोन, कई क्रेडिट कार्ड के साथ ही डेबिट कार्ड, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार लैपटॉप में करोड़ों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब मिला है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टे की लाइन दुबई से ली जा रही थी और ऑनलाइन माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा था। इस कार्रवाई की सूचना स्पेशल टीम के एएसआई मनेंद्र सिंह और कोमल सिंह को मिली थी, जिसके बाद चित्रकूट थाना अधिकारी देवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में रेड की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के मिनोपोलिसिया शहर में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। कार में बैठी महिला को आईसीई एजेंट ने यहां पर गोली मारी है। ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के चलते महिला की यहां पर हत्या हुई है। साथ ही घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला है। तो देखिए बड़ी खबर। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रही हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला को गोली लगी, जिसके बाद साथ ही गुस्सा लोगों का फूटने का देखने को मिला है। तो देखिए ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार में बैठी महिला को आईसीई एजेंट ने यहां पर गोली मारी है। साथ ही ट्रैप की इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान महिला की यहां पर हत्या की है। घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। अमेरिका से ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, यहां महिला की हत्या की गई है। तो देखिए बड़ी खबर यहां अमेरिका से आपको बता रहे हैं, जहां महिला की हत्या हुई है। साथ ही जिसके बाद इस घटना के बाद लोगों में भी भारी गुस्सा देखने को मिला है। कार में बैठी महिला को आईसीई एजेंट ने यहां पर गोली मारी है। इमिग्रेशन कार्रवाई के चलते महिला की यहां पर यह हत्या हुई है। तो देखिए बड़ी खबर घटना के बाद। हापुड़ से खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के टीपी नगर में यह मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां गैंगस्टर ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ टिब्बल को गोली लगी है। साथ ही आपको बता दें कि गैंगस्टर पर पूर्व में भी करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। तमंचा, कारतूस चोरी के साथ ही बाइक व नकदी बरामद भी यहां पर की गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ से ये खबर है, जहां गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र टीपी नगर में ये मुठभेड़ हुई है, जहां गैंगस्टर ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ टिब्बल को गोली भी लगी है। जहां गैंगस्टर पर पूर्व में भी करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। जहां आपको ये भी बता दें कि तमंचा, कारतूस चोरी की बाइक व नकदी भी यहां पर पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। कनाडा के पीएम अगले हफ्ते चीन के दौरे करेंगे, जहां मार्कोनी 13 से 17 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। साल 2017 के बाद कनाडाई पीएम की यह पहली चीन की यात्रा है। कोर्नी ने अक्टूबर में जताई है दौरे की सहमति। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जताई है सहमति। तो देखिए एक खबर आपको बता रहे हैं, कनाडा के पीएम अगले हफ्ते चीन के दौरा करेंगे, जहां मार्कोनी 13 से 17 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। साल 2027 के बाद कनाडाई पीएम की ये पहली चीन की यात्रा बताई जा रही है। कोर्नी ने अक्टूबर में जताई थी दौरे पर सहमति। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जताई थी ये सहमति। अमेरिका में रूसी तेल के खिलाफ बिल को मंजूरी दी गई है, जहां अमेरिका में रूस प्रतिबंध बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। रूसी तेल खरीदने वालों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका में रूसी तेल के खिलाफ बिल को मंजूरी दी गई है। अमेरिका में रूस प्रतिबंध बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। रूसी तेल खरीदने वालों पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। के सीएम हाउस में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन दर्शन का आयोजन यहां किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ वे पहुंचे। इस दौरान लंबी
कतार में खड़े होकर सीएम से मिलने का इंतजार लोग करते रहे, जबकि सीएम शायद सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इस दौरान पेंशन, आर्थिक मदद, ट्रांसफर और जिले से जुड़ी अन्य समस्याओं पर लोगों ने अपनी शिकायतें साझा की। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनदर्शन में आए प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी को समयबद्ध समाधान मिल सके। अब अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्रीय और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार में मनरेगा जैसी गरीबों की योजना को लगभग खत्म कर दिया है, जिससे लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। पहले दिन इस योजना की पूरी राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि पहले आपको बता दें कि पहले ग्राम पंचायतें फैसले लेती थी और अब योजना को सेंट्रलाइज्ड कर दिया है और फंड पर भी नियंत्रण लगा दिया है, जो गरीब जनता के सुरक्षा कवच पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहली बार महात्मा गांधी के नाम की योजना को कमजोर किया गया है। तो वही कमिश्नर प्रणाली को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के साथियों में घमंड आ गया है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है और सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे फैसले ले रही है। कि अगर आप काम मांगेंगे कोई ग्रामीण परिवार का व्यक्ति और 15 दिन तक आपको कलेक्टर काम नहीं देता, तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। ये पावर उसके अंदर थी। और ये जो स्कीम्स होती हैं, ये नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी पे डिपेंड होती हैं। कब कहाँ किसको कितना फंड देंगे, कौन कहाँ काम करेगा। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया था, उसकी भावना को आप समझिए। ये एक यूनिवर्सल प्रोग्राम संविधान से गारंटी कि आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो उन्होंने इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा कर दिए। और मैं राजस्थान में इस मंत्रालय को देख चुका हूँ। हम लोगों ने कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, कहीं कुछ काम नहीं था, उस समय हम लोगों ने ये छूट दी थी कि अपने खेत पे आप काम करिएगा, फिर भी आपको मजदूरी का भत्ता मिल सकता है, खुद के खेत पे काम करने का भी। और हम चाहते थे कि जो वेज रेट है, लेबर रेट है, वो बढ़े, ताकि जो मजदूरों को पैसा आवंटन मिलता है वो बढ़ोतरी हो। आप अगर नरेगा खत्म कर देंगे तो जो ठेकेदार शोषण करते हैं मजदूरों का, वो कम पैसे में काम कराएंगे। आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली स्थित उनके आवास पर छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान केदार कश्यप ने उन्हें बस्तर शिल्प भेंट किया, जबकि अमित चिमनानी ने उन्हें अपनी स्वरचित कविता पिता होते तो माथा चूम लेते, पुत्र अपने का गौरव मानकर। आपको बता दें, इस किताब को छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल कार्यों पर आधारित किताब के तौर पर इसे भेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश से खबर का रुख करते हैं। श्रावस्ती जिले के भिनगा तहसील परिसर में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था न होने पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। वकीलों का आरोप है कि अलाव जलाने के लिए करीबन 36 लाख रुपए का सरकारी टेंडर जारी होने के बावजूद तहसील परिसर सहित सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अलाव जलाया नहीं गया है, जबकि अधिकारियों के आवासों पर अलाव की व्यवस्था मौजूद है, जिससे नाराज वकीलों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और अफरा तफरी सी स्थिति यहां पर पैदा हो गई। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना और साथ ही हड़ताल शुरू करेंगे। इस शीतलहरी में हमारे जो तराई क्षेत्र इतना गरीब इलाका है और यहाँ की जनता प्रतिदिन कचहरी आती है। कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अलाव की समुचित व्यवस्था हो। लगभग 1000 से 1500 वो अधिकारी आते हैं, 500 अधिवक्ता हैं। यहाँ पर 2 हफ्ते से इतनी ठंड के बावजूद अलाव नहीं जलाया गया, ना तहसील में जलाया गया। एक दिन थोड़ी सी लकड़ियाँ भी आई, वो भी गीली लकड़ियाँ थी। इस वजह से जो हमारे वो अधिकारी ठुठुरते हैं और उनको काफी खबर सीतापुर से है, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा जारी नोटिसों के क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया है। पालिका अधिनियम 1916 की धारा 60 के तहत
नगर पालिका में पालिका भूमि पर बने टाउन हॉल में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को लेकर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया है कि टाउन हॉल पर करीब 20 वर्षों से अवैध कब्जा था, तो वहीं इस परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यालय बनाकर भी कब्जा किया गया था। इस कार्रवाई में सपा खेमे में भी खलबली सी मच गई है। तो वहीं नगर पालिका ने नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है और चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने कहा कि पालिका भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और कानून से ऊपर कोई नहीं। जी, नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 60 और 211 के अंतर्गत ये नोटिस की और कार्रवाई की गई है। इसमें बताना चाहूँगा कि टाउन हॉल में जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है और साथ में जो अन्य वहाँ पे है उनके संबंध में कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो है 50x60 का एक एरिया था जो 2005 में ही जिसको निरस्त किया जा चुका है। तो उस आवंटन को निरस्त होने के उपरांत जो है खाली करने का बीच में कार्रवाई की जा गई थी, लेकिन वो खाली नहीं हो पाया था। तत्क्रम में जो है इसमें वर्तमान प्रशासन के सहयोग से 15 दिन की नोटिस तामीला की गई है, जिसके क्रम में 15 दिन के भीतर में उन्हें वहां से कब्जा। खबर मिर्जापुर के चुनार कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बलुवा बजूहूर गांव के पास जंगल में 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार युवती के गला रेत कर हत्या की गई है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मृतक युवती चंदौली जनपद कंदवार की रहने वाली बताई जा रही है और उसने पूर्व में दो शादियां की हुई थी और बताया जा रहा है कि वह तीसरे व्यक्ति के साथ चुनार क्षेत्र में घूमने आई थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये चुनार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर सक्तेशगढ़ चौकी में एक युवती के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। विवेचना की गई, जांच की जा रही है। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि युवती ये मूल रूप में चंदौली की रहने वाली है। अंशु इसका नाम है। इसकी शादी मुगल सराय में हुई थी। इसकी 2 शादी हुई थी। इसकी माँ से बात की गई है, जहां माँ के द्वारा बताया गया कि ये अब अपने परिजनों से भी, ससुराल से भी अलग रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलरों के साथ MOU साइन किए गए हैं ताकि शिक्षा, रिसर्च और गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले ही रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है और इन MOU से प्रोफेसर, स्टूडेंट्स के साथ ही प्रदेश तीनों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने न्यू पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिससे शून्य वित्तीय व्यय पर विकसित किया जाएगा। साथ ही न्यू पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सतत मूल्यांकन करना है, जिससे सभी शैक्षणिक संस्थान जुड़ेंगे और ये पोर्टल चरणबद्ध तरीके से पहले विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों के साथ फिर विद्यालयों में लागू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और जेसी बोस विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों से इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में नशा मुक्त करने की बात करने वाले केजरीवाल ने सबसे ज्यादा ठेके खोले और अब पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और साथ ही उनके शासन में नौकरियां तराजू में तोल कर दी जाती थी। और युवा प्रतिभाओं को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होगा। साथियों, जो हमारा ये नीव पोर्टल है के अंतर्गत विकसित होने वाले पॉलिसी ब्रीफ्स, एनालिटिकल टूल्स और नॉलेज पेपर हरियाणा विजन के लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। जो हमारा हरियाणा विजन 2047 है, उसके अनुकूल होंगे, उसके अनुरूप होंगे। इससे नवीनकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षता, कृषि विविधीकरण और सार्वजनिक वित्त
सामाजिक सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में जैसे ही आईएमटी के लिए जमीन उपलब्ध होगी तुरंत सरकार इसकी घोषणा कर देगी। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ में जमीन की समस्या के चलते देरी हो रही है और विधायक कंवर सिंह को जमीन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा में आईएमटी को लेकर सरकार के प्रयास तेज है और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। जमीन मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। नारनौल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राव नरवीर सिंह ने सड़क निर्माण में वन विभाग की एनओसी में देरी पर कहा कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने भूमि बैंक बनाया है जिससे देरी खत्म होगी। मनरेगा योजना के नाम बदलने पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। योजना नए नाम से और अधिक प्रभावी होगी। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन पार्टी एक है और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार भी है। ये विकसित भारत जी राम जी जो नया लॉन्च किया है मनरेगा के पर, उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नारनौल में बुलाई गई है। इसकी विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। आम जनता तक ये बात पहुंचे कि जो कांग्रेस भ्रांतियां फैला रही है उसको दूर करने के लिए आज प्रेस